सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद एकेआर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, अब हम जो डिस्कस करेंगे वो क्या करेंगे भाई, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, वो है स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को। देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस में मैं आपको एक पॉइंट करा चुका हूं। वो क्या था, सबसे पहला कि इवन नंबर में अगर हमारा एटॉमिक नंबर है किसी भी न्यूक्लियस का, किसी भी एटम का, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा ओड नंबर एटॉमिक नंबर या एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूक्लियस और एटम। ठीक है, तो उसका रीजन क्या है, नेचुरल अबंडेंस। हमने कंक्लूजन भी देख लिया था, क्योंकि जो इवन नंबर वाले जो एटॉमिक नंबर वाले जो हमारे एटम्स न्यूक्लियस होते हैं, वो उनकी नेचुरल अबंडेंस जो होती है, उनकी जो नेचुरल अबंडेंस होती है वो ज्यादा होती है किस चीज से, ओड नंबर एटॉमिक नंबर एटम और न्यूक्लियस से। ओड नंबर कंटेनिंग एटॉमिक नंबर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियस से उनकी जो नेचुरल अबंडेंस होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है ना। उसके बाद हमने यहां पर क्या देखा था भाई, हमने फाइनली यहां पर इसके बाद क्या देखा कि यहां पर हम एक वो टेबल देखी। उसके बाद हमने यहां पर एक टेबल चेक की। ठीक है ना। उस टेबल ने भी यही बताया कि भाई इवन नंबर, अगर हमारा एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का नंबर अगर इवन है, तो हमारे जो आइसोटोप्स हैं नेचर के अंदर जो आइसोटोप्स हैं वो मैक्सिमम होंगे किसके, इवन नंबर एटम्स के। ठीक है ना। इवन नंबर एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अगर क्या है, इवन नंबर है, तो उसमें क्या होगा भाई, उसमें हमारा जो नेचर के अंदर जो आइसोटोप्स हैं वो मैक्सिमम होंगे। जो हमारा नेचर है, उस नेचर के अंदर जो हमारे आइसोटोप्स हैं वो क्या होंगे भाई, मैक्सिमम नंबर में प्रेजेंट होंगे। नेचर के अंदर जो आइसोटोप्स हैं वो मैक्सिमम नंबर में प्रेजेंट होंगे। ठीक है ना। इस चीज को भी आप अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए, आप सभी नोट डाउन कर लीजिए भाई। इसके बाद देखिए, इसके बाद मेरा जो पॉइंट था, वो सेकंड नंबर पॉइंट जो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को बताता है, वो पॉइंट क्या था हमारा, वो पॉइंट क्या था भाई, आप सभी ने किया भी था, वो पॉइंट मैंने कराया भी था और हम डिस्कस करने जा रहे थे, पेयरिंग ऑफ न्यूक्लियस। पेयरिंग ऑफ न्यूक्लियस तो हमने इसमें बताया था कि जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है, और इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्पिन को कैंसिल आउट करके स्टेबिलिटी को इंक्रीज करती है, एटम की, किसी भी एटम की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करती है, उसी प्रकार हमारा जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है भाई, उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियॉन्स होते हैं ना न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है ना। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन क्या होता है, न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स की क्या होती है, पेयरिंग होती है। जैसे कि प्रोटॉन लगा लीजिए आप, प्रोटॉन क्या करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट रिलीज करते हैं, जनरेट करते हैं। तो वहां पर क्या होता है, एक प्रोटॉन मान लीजिए ऊपर की तरफ मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट कर रहा है, एक नीचे की ओर। ठीक है ना। तो वहां पर क्या होता है, अपोज हो जाता है मैग्नेटिक मोमेंट और कैंसिल आउट हो जाता है, जिसके कारण स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है ना। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि यहां पर जो न्यूक्लियॉन्स है, न्यूक्लियॉन्स की जो पेयरिंग है, पेयरिंग ऑफ न्यूक्लियस जो है, वो भी क्या करती है, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस या फिर स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स को इंक्रीज करती है। ठीक है ना। लेकिन हम यहां पर बात करते हैं क्या, तो हम यहां पर क्या बात कर रहे थे, हमने यहां पर क्या देखा कि जो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस है ना, वो कंप्लीटली जो पेयरिंग ऑफ न्यूक्लियस है उस पर डिपेंड नहीं करती। मतलब कि जो पेयरिंग ऑफ न्यूक्लियस है ओनली वो ही स्टेबिलिटी को इंक्रीज नहीं करता। बिकॉज यहां पर रीजन क्या हो जाता है कि क्यों नहीं करती स्टेबिलिटी को इंक्रीज ओनली पेयरिंग ऑफ न्यूक्लियस, रीजन उसके अंदर ये आता है कि अगर रीजन ये आ जाता है कि आखिरकार एक न्यूक्लियस के अंदर इतने छोटे न्यूक्लियस के अंदर आखिरकार न्यूक्लियॉन्स जो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है वो कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो पेयरिंग ऑफ न्यूक्लियस कंप्लीटली हमारे स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को डिफाइन नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि भाई एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर आखिरकार ये जो न्यूक्लियॉन्स है, ये जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, वो कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसको हमारा पेयरिंग ऑफ न्यूक्लियस से तो हम डिफाइन नहीं कर सकते कि कंप्लीट इसको पेयरिंग ऑफ न्यूक्लियस ही इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर भाई एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर आखिरकार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियॉन्स है वो कैसे बाइंड कर रहे हैं, उसको बाइंड कराने के लिए उन न्यूक्लियॉन्स को कुछ ना कुछ अदर फोर्स है जो यहां पर काम कर रहा है, कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स भी यहां पर है जो कि यहां पर काम कर रहा है इन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को आपस में बाइंड कराने के लिए। ओनली पेयरिंग ऑफ न्यूक्लियस से ही स्टेबिलिटी इंक्रीज नहीं हो रही है। ठीक है ना। वो अदर फोर्स है। ठीक है ना भाई। तो हम इस अदर फोर्स को स्टडी करने से पहले कुछ मैजिक नंबर है, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ न्यूक्लियस है जिनकी स्टेबिलिटी वेरी हाई होती है। ठीक है ना। इस अदर फोर्स को, ये जो फोर्स होता है, कौन सा फोर्स होता है जो बाइंड करके रखता है, तो इस फोर्स को हम इसके द्वारा ही पढ़ पाएंगे। ठीक है ना। ये मैजिक नंबर जो न्यूक्लियस होते हैं ना, इनमें स्टेबिलिटी को ही रिप्रेजेंट करते हैं हम।
ये जो मैजिक नंबर वाले न्यूक्लियस होते हैं इनकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो इन न्यूक्लियस में ही हम रिप्रेजेंट करेंगे, इन न्यूक्लियस में ही हम रिप्रेजेंट करेंगे कि इनमें किसका ट्रांसफर होता है, इनमें किसके कारण ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो इसमें ही हमें यह पता लग जाएगा कि वो अदर फोर्स कौन सा होता है जो इन न्यूक्लियंस को बाइंड करा के रखता है, ठीक है ना। तो इन मैजिक नंबर, स्पेशल टाइप ऑफ न्यूक्लियस में ही हमें पता लग जाएगा, ठीक है ना। तो हम देखिए अब क्या करेंगे, हम एक स्पेशल टाइप ऑफ न्यूक्लियस को स्टडी करेंगे जहां पर क्या होता है, एक मैजिक नंबर आता है और उन मैजिक नंबर के अगर हमारे पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, अगर उन मैजिक नंबर के अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, तो जो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी है वो वेरी हाई हो जाती है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है अगर उनमें से कोई भी नंबर का न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अगर दोनों प्रेजेंट है उस नंबर के, तो ठीक है ना। तो आइए उन नंबर की बात करते हैं। हम उन मैजिक नंबर न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियंस होते हैं उन मैजिक नंबर की बात कर लेते हैं। अगर देख लीजिए वो मैजिक नंबर क्या होते हैं, लिख लीजिए आप इस चीज को, क्या लिखना है अभी, मैजिक नंबर। मैजिक नंबर आखिरकार वो मैजिक नंबर कौन से होते हैं, कौन से मैजिक नंबर होते हैं, जिस मैजिक नंबर को अगर हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कंटेन करके रखते हैं, ठीक है ना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अगर उतने नंबर में है तो वो एटम की न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को बहुत ज्यादा हाई कर देता है। तो उसको लिख लीजिए, वो क्या है, 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126, 114, 164, 184, ठीक है ना। तो इस चीज को आप सभी लिख लीजिए। तो ये वो मैजिक नंबर हैं जिसको अगर हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कंटेन करके रखते हैं, मान लीजिए एक प्रोटॉन की वैल्यू क्या है, 8 है, मान लीजिए 28 है और न्यूट्रॉन की वैल्यू हमारे पास 82 है। इट मींस दोनों के दोनों, प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी, दोनों ही मैजिक नंबर के हैं, दोनों ही मैजिक नंबर को कंटेन करके रखते हैं, मतलब कि उस न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। तो मेरे कहने का मतलब साफ यही है कि कुछ एक स्पेशल टाइप ऑफ न्यूक्लियस होते हैं, जिनकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, बिकॉज क्योंकि वो स्पेशल टाइप ऑफ न्यूक्लियस क्या कंटेन करके रखते हैं, बिकॉज वो मैजिक नंबर वाले न्यूक्लियस होते हैं, क्योंकि उनके जो न्यूक्लियंस होते हैं वो मैजिक नंबर को कंटेन करके रखते हैं, जिसके कारण उनकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, तो यहां पर हम क्या देखते हैं भाई, स्टेबिलिटी में आखिरकार इनकी स्टेबिलिटी क्यों हाई होती है। तो यहां पर हम देखते हैं भाई इनमें जो बाइंडिंग एनर्जी है, इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी जो है और जो इनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है वो क्या है भाई, वो बहुत ज्यादा है। इन स्पेशल टाइप ऑफ न्यूक्लियस में जो इंटरेक्शन है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना। इस चीज को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना, ठीक है भाई, ओके। सो हमने यहां पर क्या देखा, ये जो मैजिक नंबर कंटेनिंग जो न्यूक्लियंस इनके अंदर जो इनके बीच में जो बाइंडिंग एनर्जी है, जो इंटरेक्शन है वो बहुत ज्यादा है, जिसके कारण इनकी स्टेबिलिटी बहुत हाई होती है। तो आप इस चीज को लिख लीजिए अपनी कॉपी में, स्पेशली लिख लीजिए, ये जो मैजिक नंबर कंटेनिंग जो न्यूक्लियंस होते हैं, जो न्यूक्लियस होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी हाई इसलिए होती है बिकॉज उनके बीच में जो न्यूक्लियंस है, उन न्यूक्लियंस की बाइंडिंग एनर्जी हाई होती है, उनके बीच में इंट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण वहां पर हम क्या देखते हैं, ये जो न्यूक्लियस हैं बहुत ज्यादा वेरी हाई स्टेबल होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद यहां पर हम क्या देखेंगे, जैसे कि हम एग्जाम्पल दिखाएं आपको, जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल बताएं, जैसे कि यूरेनियम, अगर हम यहां पर आपको एग्जांपल दिखाएं तो वो क्या होता है, यूरेनियम। अब यूरेनियम क्या करता है, वो रेडियो एक्टिव डीके करता है, क्या करता है वो रेडियो एक्टिव डीके करके वो क्या करता है, लैड में चेंज हो जाता है, लैड में, ठीक है ना, लैड 282, एक मिनट रुकिएगा गाइस, लैड 208 और 82 इसमें चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो आप यहां पर ये क्या है, एटॉमिक नंबर, और ये क्या है, प्रोटॉन नंबर, इसको आप, ये क्या है भाई, जेड, ठीक है ना, और ये क्या है, पी, प्रोटॉन नंबर, ठीक है ना, प्रोटॉन नंबर, ओके। तो हम क्या करेंगे, जेड में से पी माइनस कर देंगे, न्यूट्रॉन आ जाएगा, जेड माइनस पी, हमारा न्यूट्रॉन निकल के आ जाएगा। तो यहां पर कितना हुआ भाई न्यूट्रॉन, यहां पर न्यूट्रॉन होगा कितना, 126। तो आप एक चीज देखिए, यहां पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की वैल्यू क्या है, न्यूट्रॉन की क्या है भाई, न्यूट्रॉन की यहां पर है 126 और प्रोटॉन की क्या है 82। तो ये दोनों के दोनों नंबर जो है वो मैजिक नंबर में आते हैं, मैजिक नंबर में। इट मींस जो लैड है उसकी स्टेबिलिटी जो है, उस न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा है, बहुत ज्यादा हाई है, बिकॉज
वो किस में आता है अभी, वो मैजिक नंबर कंटेनिंग न्यूक्लियस है। वो एक क्या है, वो स्पेशल टाइप ऑफ न्यूक्लियस है, तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो हम इस लैड से ही स्टडी करेंगे कि वो अदर टाइप ऑफ फोर्स कौन सा होता है, वो अदर टाइप ऑफ फोर्स कौन सा होता है जो ओनली पेयरिंग ऑफ न्यूक्लियस से स्टेबिलिटी इंक्रीज नहीं होती, वहां पर पेयरिंग ऑफ न्यूक्लियस से ओनली स्टेबिलिटी इंक्रीज नहीं होती, वहां पर कुछ अदर फोर्स भी लग रहे होते हैं जो कि इसको इनमें न्यूक्लियंस को बाइंड करा के रखते हैं, इनमें इंटरेक्शन को हाई करके रखते हैं, जिसके कारण वहां पर इनकी स्टेबिलिटी हाई होती है। तो हम इनसे ही स्टडी करेंगे, ये जो स्पेशल टाइप ऑफ न्यूक्लियस जो लैड है, इस लैड से ही स्टडी कर लेते हैं, ठीक है ना, कि यहां पर भाई क्यों आखिरकार इंटरेक्शन इतना ज्यादा होता है, क्यों आखिरकार बाइंडिंग एनर्जी इतनी ज्यादा होती है। तो एक तो आपने देख लिया क्योंकि स्पेशल टाइप ऑफ न्यूक्लियस है, स्पेशल टाइप ऑफ न्यूक्लियस, इसीलिए इनकी बाइंडिंग एनर्जी इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होगी, इसलिए ये क्या है, हाईली स्टेबल है। ये तो आपको पता लग गया होगा, ठीक है ना, तो ये तो आपको पता लग गया होगा जनरली। ओके, अब हमको क्या देखना है, अब यहां पर हमको क्या देखना है कि भाई आखिरकार वो स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स होता क्या है, ठीक है ना। अब जनरली हम यहां पर क्या चीज चेक करेंगे, एक मिनट रुकिएगा गाइस। तो अब जो हम यहां पर करने वाले हैं, सो गाइस अब हम जो यहां पर करेंगे वो क्या करने वाले हैं भाई, ठीक है। सो यहां पर अब हम क्या करेंगे भाई, जो पेयरिंग ऑफ न्यूक्लियस है उसके अंदर हम क्या देखेंगे, अब ये जो लैड का जो हमने एग्जांपल किया ना, ये जो हमने लैड का जो एग्जांपल किया है उसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, वेरी हाई होती है। क्यों, वहां पर बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होती है, वहां पर इंटरेक्शन वेरी हाई होता है, और ये एक स्पेशल टाइप ऑफ न्यूक्लियस होता है। ये तो आपको पता लग गया, ये तो हमने बता दिया। अब जो नेक्स्ट है वो हम क्या देखेंगे कि आखिरकार वो अदर फोर्स कौन सा होता है। तो हमने क्या देखा, ओनली पेयरिंग ऑफ न्यूक्लियस इज डज नॉट इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, अदर फोर्स इज प्रेजेंट देन इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। तो आखिरकार वो अदर फोर्स कौन सा होता है, तो देखिएगा हम आपको दिखाते हैं। यहां पर क्या होता है, यहां पर प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है, यहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है ना। इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में कोई फोर्स जनरेट होता है भाई, इनके बीच में कोई ना कोई तो फोर्स जनरेट होता है जिसके कारण ये इजीली बाइंड होते हैं, जिसके कारण ये टाइटली बाइंड होते हैं, और ये स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, जिसके कारण ये क्या करते हैं भाई, ये न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। ध्यान दे रहे हो ना मेरी बात की, और आप मेरी बात के और ध्यान दे रहे हो ना, ये जिसके कारण क्या करते हैं, ये स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस ये क्या करते हैं भाई, इंक्रीज करते हैं। ये जो है क्या करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं। तो यहां पर वो अदर फोर्स क्या होता है भाई, तो यहां पर जो वो अदर फोर्स आखिरकार क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर हम क्या देखते हैं, जो फोर्स किसमें, न्यूक्लियंस, ठीक है ना, किसमें देखते हैं, न्यूक्लियंस में हम फोर्स देखते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो वर्क नहीं करता। यहां पर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क नहीं करता। अब आप तो सोच रहे कि यहां पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही वर्क कर रहा है, ठीक है ना। यहां आपको तो यही लगा कि यहां पर भी जो फोर्स है न्यूक्लियंस के बीच वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन ही है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो जनरेट होता है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में तो जनरेट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो जनरेट होता है, वो क्रिएट होता है किस किस के बीच में भाई, वो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन जनरेट होता है। लेकिन यहां पर तो क्या है भाई, यहां पर हमारे क्या है, यहां पर हमारे न्यूक्लियंस और न्यूक्लियंस हैं, यहां पर हमारे क्या है, न्यूक्लियंस और न्यूक्लियंस हैं, जिनके बीच में क्या है, जनरली डिस्टेंस भी हाई है, जिनके बीच में डिस्टेंस भी हाई है। तो मैं आपको बता देता हूं, यहां जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स जनरेट होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन नहीं होता, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन नहीं होता भाई, ठीक है ना। तो हम अगर यहां पर चेक करें आखिरकार यहां पर कौन सा फोर्स है, आखिरकार यहां पर कौन सा फोर्स लग रहा है, तो यहां पर हम देखें अगर, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है भाई, आप अगर न्यूक्लियंस से न्यूक्लियंस के अंदर देखें तो न्यूक्लियंस टू न्यूक्लियंस भाई कितना डिस्टेंस होता है, 1 फेम्टोमीटर टू 1 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस होता है। तो ये डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा हो गया फोर्स के लिए,
ये डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा हो गया भाई फोर्स के लिए। न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस अगर मैं फोर्स देखूं कौन सा फोर्स लगेगा, तो यहां पर तो डिस्टेंस ही बहुत ज्यादा हो गया। और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन में तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण वहां पर फोर्स का तो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप इंटरेक्शन का कोई मतलब ही नहीं होता। मैं बताऊं आपको, अगर हम यहां पर बताएं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, तो यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लग सकता भाई, नहीं लग सकता। क्योंकि अगर हम पता करें कि यहां पर क्या इस टाइप का कोई फोर्स लग रहा है, तो हम देखते हैं क्या कि यहां पर जो न्यूक्लियस तक का जो फोर्स है, अगर मान लीजिए आप न्यूक्लियस से न्यूक्लियस में कोई फोर्स जनरेट हो रहा है, कोई फोर्स जनरेट हो रहा है, तो वहां पर हम क्या देखते हैं भाई, एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस है वो हम क्या देखते हैं कि भाई यहां पर तो एक न्यूक्लियस के अंदर ही क्या है 1 फेम्टोमीटर टू 1 एंगस्ट्रॉम तक का डिस्टेंस है। 1 फेम्टोमीटर से 1 एंगस्ट्रॉम तक का डिफरेंस है, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण यहां पर फोर्स तो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये जो फोर्स होता है ना, फोर्स तो डिस्ट्रॉयड ही हो जाता है। तो कौन सा फोर्स यहां पर जनरेट हो रहा है? और अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन से देखें, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन टाइम तो डिस्टेंस और भी ज्यादा होता है, डिस्टेंस और भी ज्यादा होता है, जिसके कारण यहां पर तो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के तो कोई चांस ही नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के तो कोई चांसेस ही नहीं बचते कि किसी फोर्स से ये आपस में बाइंड हो रहे हो। हम क्या बता रहे हैं, दोबारा सुनिएगा इस बात को, अगर नहीं समझे हो तो आप। हम क्या बोल रहे हैं कि यहां पर अदर फोर्स के बारे में बता रहे हैं कि आखिरकार वो फोर्स कौन सा होता है, क्या होता है जो इनको बाइंड करके रखता है, जो इनको इंटरेक्ट कराता है। तो हमने देखा भाई क्या यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, तो हमने देखा कि यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होता, नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज तो होता नहीं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन हो जाएगा। यहां पर तो न्यूक्लियस होते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियस होते हैं ना, न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस तक की अगर हम डिस्टेंस लगाएं, न्यूक्लियस से न्यूक्लियस तक की, तो वो क्या होती है 1 फेम्टोमीटर से 1 एंगस्ट्रॉम तक की होती है। और वो तो बहुत ज्यादा हो गई, 1 फेम्टोमीटर से 1 एंगस्ट्रॉम तक की डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण वहां पर फोर्स तो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप ऑफ इंटरेक्शन या फोर्स अगर वहां पर जनरेट होगा तो वो तो डिस्ट्रॉय ही हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की बात करें तो वो तो उसमें तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन में तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में इंटरेक्शन होता है, और वो तो बहुत ज्यादा दूर दूर से होता है। इतने दूर से मान लीजिए वो इंटरेक्शन हो रहा होगा, तो वहां पर तो डिस्टेंस की बात ही दूर हो जाती है, वहां पर तो फोर्स डिस्ट्रॉय होगा ही होगा। तो अब बात आती है आखिरकार यहां पर कौन सा फोर्स है फिर, तो फिर यहां पर कौन सा फोर्स है जो यहां पर वर्क कर रहा है इन दोनों को बाइंड कराने के लिए। तो मैं बता देता हूं, जब हमने एक चीज देखी हो, एटम टू एटम आपस में कनेक्ट होते हैं, किसके थ्रू? किसी ट्रांसफर के थ्रू, किसी शेयरिंग के थ्रू, शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू, या ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के थ्रू। जब हमारे एटम से एटम कनेक्ट होते हैं तो वो किसके थ्रू होते हैं भाई? वो शेयरिंग और ट्रांसफर के थ्रू होते हैं। तो यहां न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है, यहां पर शेयरिंग और पेयरिंग, यहां पर शेयरिंग होती है, ट्रांसफर होता है किस चीज का? एक स्पेशल टाइप ऑफ पार्टिकल्स का। सुन लिया ना? तो यहां पर कोई फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वगैरह नहीं लगता, यहां पर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ये बाइंड नहीं रहते, इंटरेक्ट नहीं करते। तो यहां पर एक स्पेशल टाइप ऑफ पार्टिकल होता है, जिस पार्टिकल का न्यूट्रॉन से प्रोटॉन, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन क्या होता है? ट्रांसफर होता है, शेयरिंग होता है। और उस शेयरिंग से ही यहां पर ये क्या होते हैं? बाइंड होते हैं, कनेक्ट होते हैं, ठीक है ना, टाइटली बाइंड होते हैं। तो जितना ज्यादा हमारा पाई जो स्पेशल टाइप ऑफ पार्टिकल है, जो हमारा स्पेशल टाइप ऑफ पार्टिकल, वो जितना ज्यादा शेयरिंग होगा, जितना ज्यादा ट्रांसफर होगा, उतनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी हाई होगी, उतना ज्यादा वो टाइटली बॉन्ड रखेगा, इनको टाइटली बाइंड रखेगा। ये चीज याद रखेगा, ठीक है ना। तो हमने क्या बताया, तो एटम टू एटम जो शेयरिंग और ट्रांसफर से जो एटम टू एटम कनेक्ट रहते हैं, वो वाला फोर्स ही यहां पर लगता है। यहां पर जो न्यूक्लियस के अंदर, जो न्यूक्लियस को आपस में बाइंड कराने के लिए, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है उनको बाइंड कराने के लिए कौन सा फोर्स लगता है भाई? यहां पर किस ट्रिक से ये बाइंड रहते हैं? जैसे एटम टू एटम कनेक्ट रहता है, जिस टाइप से हमारा एटम से एटम कनेक्ट रहता है, उसी प्रकार यहां पर भाई न्यूट्रॉन से प्रोटॉन कनेक्ट रहता है। किस प्रकार? ट्रांसफर और शेयरिंग से, ठीक है ना। ट्रांसफर और शेयरिंग से ये आपस में कनेक्ट रहते हैं, ट्रांसफर और शेयरिंग से आपस में क्या रहते हैं? कनेक्ट रहते हैं। तो यहां पर भाई वो एक स्पेशल टाइप ऑफ पार्टिकल होता है, जो यहां पर क्या होता है? ट्रांसफर और शेयरिंग होती है, जिसके कारण यहां आपस में बाइंड रहते हैं, हाईली और टाइटली बाइंड रहते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिएगा हम क्या करेंगे, अब देखिएगा गाइस, अब देखिएगा, ठीक है ना भाई। तो अब हम क्या बात करेंगे, अब हम क्या करेंगे भाई, तो आखिरकार वो स्पेशल टाइप ऑफ पार्टिकल होता क्या है, अब हम क्या देखेंगे। तो भाई वो स्पेशल टाइप ऑफ पार्टिकल आखिरकार होता क्या है भाई, वो स्पेशल टाइप ऑफ जो पार्टिकल है वो क्या होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। एक मिनट रुकिए गाइस, ठीक
ठीक है भाई। तो वो स्पेशल टाइप ऑफ पार्टिकल होता है भाई हमारा पाई मेसोन। मैं बता देता हूं आपको, जो स्पेशल टाइप ऑफ पार्टिकल होता है वहां पर जो ये ट्रांसफर होता है वो क्या होता है भाई, स्पेशल टाइप ऑफ पार्टिकल होता है, उसका नाम क्या होता है, पाई मेसोन। ठीक है ना, क्या होता है, पाई मेसोन। ठीक है ना, स्पेशल टाइप ऑफ पार्टिकल, स्पेशल टाइप ऑफ जो पार्टिकल होता है वो क्या होता है, पाई मेसोन होता है भाई, पाई मेसोन। वो स्पेशल टाइप ऑफ पार्टिकल जो होता है वो क्या होता है, पाई मेसोन होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है भाई, ओके, ठीक है ना भाई। तो इस चीज को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। ठीक है ना, वो स्पेशल टाइप ऑफ पार्टिकल क्या होता है, पाई मेसोन होता है। वो क्या होता है भाई, पाई मेसोन होता है। तो हम बात करें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन किस चीज का ट्रांसफर होता है, पाई मेसोन पार्टिकल का। तो यहाँ पर पाई मेसोन जैसे कि किस टाइप से पाया जाता है, पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव, पाई जीरो। तो ये जो चार्ज है ना, ये चार्ज शो हो रहा है, पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव, पाई जीरो, ये क्या करता है जनरली, ये क्या करता है भाई, ये चार्ज को बैलेंस करता है। ये जो पाई पॉजिटिव नेगेटिव जीरो जो होता है वो क्या करता है, वो चार्ज को बैलेंस करता है। यहां पर जो पाई के ऊपर जो चार्ज है वो क्या करता है, वो हमारा चार्ज बैलेंस करता है। वो हमारा क्या करता है, चार्ज को बैलेंस करता है। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर जो स्पेशल टाइप ऑफ पार्टिकल जो जिसका ट्रांसफर होता है, शेयरिंग पेयरिंग होती है, शेयरिंग और ट्रांसफर होता है, वो होता है हमारा पाई मेसोन पार्टिकल। तो यहां पर क्या होगा भाई, यहां पर प्रोटॉन से न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन से प्रोटॉन किस पार्टिकल का ट्रांसफर होता है, किस पार्टिकल का, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन किसका होगा, पाई पॉजिटिव पार्टिकल का। न्यूट्रॉन से प्रोटॉन किस चीज का होगा, पाई जीरो पार्टिकल का, क्योंकि न्यूट्रॉन तो पाई जीरो को ट्रांसफर करेगा, इलेक्ट्रॉन किसको करेगा, पाई नेगेटिव को। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात हम कर रहे नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम प्रोटॉन की कर रहे हैं, तो प्रोटॉन किसको करेगा, पाई पॉजिटिव को, न्यूट्रॉन पाई जीरो को। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये ट्रांसफर होकर, ये ट्रांसफर होकर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक इंट्रैक्शन जनरेट होगा, ये इंट्रैक्शन। और ये इंट्रैक्शन ही क्या करता है, इनको टाइटली बाइंड करके रखता है। ये इंट्रैक्शन जो होता है वो इनको क्या करके रखता है, टाइटली बाइंड करके रखता है। तो ये किस चीज के कारण है भाई, पाई मेसोन पार्टिकल के कारण, पाई मेसोन पार्टिकल। ये किस चीज के कारण है गाइस, ये पाई मेसोन पार्टिकल के कारण है, जो ये टाइटली बाइंड है। ये पाई मेसोन पार्टिकल के कारण ये क्या है, टाइटली बाइंड है। इनके बीच में हाई टाइटली, इसके बीच में क्या है, इंट्रैक्शन है। ठीक है ना, तो आप कर लीजिए। ओके, आप इस चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है भाई, ठीक है ना भाई। तो अगर हम बात करें प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन, तो यहां पर अगर हम बात करें प्रोटॉन से प्रोटॉन अगर चार्ज ट्रांसफर होगा तो वो कौन सा होगा, पाई पॉजिटिव। ठीक है ना, न्यूट्रॉन से न्यूट्रॉन किसका होगा भाई, न्यूट्रॉन से न्यूट्रॉन पाई जीरो का ट्रांसफर होगा। और उसके बाद हम अगर बात करते हैं न्यूट्रॉन टू न्यूट्रॉन, तो वो किसका होगा, पाई जीरो का होगा। ठीक है ना, तो आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए। तो यहां पर भी प्रोटॉन से न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन या प्रोटॉन टू प्रोटॉन, न्यूट्रॉन टू न्यूट्रॉन किस पार्टिकल का ट्रांसफर होता है, वो स्पेशल टाइप ऑफ पार्टिकल कौन सा होता है, वो होता है पाई मेसोन पार्टिकल, जिसके कारण ये हाईली टाइटली इंटरेक्ट करते, टाइटली बाइंड रहते हैं और ये हाई इंटरेक्शन करते हैं, जिसके कारण ये क्या होते हैं भाई, हाईली स्टेबल होते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर कौन सा फोर्स, जनरली यहां पर शेयरिंग और ट्रांसफर से ही क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। ठीक है ना, ओके। तो आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए। ओके, उसके बाद हम यहां पर क्या देखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल। इसके बाद हम यहां पर क्या देखेंगे भी, प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल। तो इन पार्टिकल्स के जनरली हम प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। ठीक है ना, क्या भी, प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल। प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल, प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल। तो इसके बाद हम यहां पर क्या करेंगे भाई, इसके बाद हम यहां पर प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स करेंगे। ठीक है ना, तो यहां पर ये कौन से पार्टिकल हैं, यहां पर हमारे पास पाई मेसोन पार्टिकल है, पाई पॉजिटिव, पाई जीरो, पाई नेगेटिव। तो यहां पर मैं बता देता हूं, इनका जो मास होता है वो नियरली इक्वल ही होता है, जिसके कारण इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो भी इक्वल ही होती हैं। ठीक है ना, तो यहां पर क्या होता है भाई, जैसे कि यहां पर पाई जीरो है, उस पाई जीरो का जो मास होता है वो कितना होता है, 264 इंटू इलेक्ट्रॉन, 264 इंटू इलेक्ट्रॉन मास,
इतना इसका मास होता है, ठीक है ना। पाई जीरो का जो इलेक्ट्रॉन मास होता है वो कितना होता है 264 इंटू इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल होता है। 260 आप कर लीजिए इज इक्वल टू 264 इलेक्ट्रॉन मास, इस मास के इक्वल होता है, ठीक है ना। और जो हमारा पाई पॉजिटिव एंड जो पाई नेगेटिव होता है वो किसके इक्वल होता है भाई 273 इलेक्ट्रॉन मास के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें, अगर हम फाइनली हमारी बात करते हैं, सो अगर हम यहां पर फाइनली डिस्कस करते हैं और बात करते हैं हमारी, एक मिनट रुकिए गाइस। सो हम यहां पर क्या देख रहे हैं भाई, सो फाइनली हम यहां पर क्या देख रहे हैं, अगर हम यहां पर क्या करते हैं 264 इलेक्ट्रॉन मास पाई जीरो का इसका इतना है, ठीक है ना। ओके, तो हम यहां पर फाइनली क्या देखते हैं कि यहां पर जो मास है पाई पॉजिटिव नेगेटिव और पाई जीरो का वो नियरली इक्वल है, जिसके कारण इनकी प्रॉपर्टी जो है वो भी इक्वल है, ठीक है ना। जिनके कारण इनकी प्रॉपर्टी भी इक्वल है, तो इनमें से कोई भी पार्टिकल वो क्या करते हैं स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को जनरली ये क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं, ठीक है ना। सो यहां पर ये क्या करते हैं भाई इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को करते हैं, ठीक है ना। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को ये क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को आप अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए भाई, सभी स्टूडेंट अपनी कॉपी में इनको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर क्या किया, पाई जीरो का मास देखा, पाई पॉजिटिव नेगेटिव का देखा, और फाइनली यहाँ पर क्या देखा इनकी प्रॉपर्टी देख रहे थे ना, तो इनका नियरली मास इक्वल होता है, प्रॉपर्टी इक्वल होती है, जिसके कारण ये क्या करते हैं स्टेबिलिटी, तीनों के तीनों क्या करते हैं स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है ना। इक्वली ही ये क्या करते हैं स्टेबिलिटी को क्या करते हैं न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद हम यहाँ पर क्या देखते हैं, इसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं जो यहाँ पर जो प्रोटॉन से न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, सॉरी पाई मैसॉन पार्टिकल का प्रोटॉन से न्यूट्रॉन, और यहाँ पर जो न्यूट्रॉन से प्रोटॉन, और फिर प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन, यहाँ पर क्या हो रहा है पाई मैसॉन पार्टिकल का स्पेशल टाइप ऑफ जो पार्टिकल होता है, इस पार्टिकल का ट्रांसफर हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें हो रहा है, फिर ये इसमें होगा, फिर ये इसमें होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर एक स्पेशल टाइप ऑफ पार्टिकल है, ये जो पाई मैसॉन पार्टिकल बोलते हैं जिसको हम, यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर ये एक स्पेशल टाइप ऑफ पार्टिकल है, यहां पर क्या है भाई, यहां पर ये क्या है, यहां पर ये एक स्पेशल टाइप ऑफ पार्टिकल है, सुन लीजिए ध्यान से, सुन लीजिए ध्यान से, यहां पर ये क्या है, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ पार्टिकल है, ये क्या है, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ पार्टिकल है जो कि जनरली क्या कर रहा है, जो कि ट्रांसफर हो रहा है इसमें प्रोटॉन से न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, यहां पर ये जो पाई मैसॉन पार्टिकल का जो ट्रांसफर हो रहा है वो क्या है इक्विलिब्रियम है, वो फिक्स है, और वो क्या है इफेक्टिव ट्रांसफर, यहां पर जो ट्रांसफर हो रहा है वो कैसा हो रहा है इफेक्टिव ट्रांसफर है, ठीक है ना। यहां पर ये जो ट्रांसफर हो रहा है वो क्या है इक्विलिब्रियम है, फिक्स है, इतना ही ट्रांसफर होगा, और ये जो ट्रांसफर है ये क्या है इफेक्टिव ट्रांसफर है, जिसके कारण यहां पर हम क्या देखते हैं ये स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है और ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। तो हम यहां पर क्या देखते हैं, जो न्यूक्लियस हमारे स्टेबल होते हैं, जो न्यूक्लियस हमारे स्टेबल होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं, वहां पर क्या होता है, जो वहां पर पाई मैसॉन पार्टिकल का जो ट्रांसफर होता है वो इक्विलिब्रियम में होता है, वो फिक्स होता है भाई, इतना ही हो रहा होगा, ठीक है ना, फिक्स होगा, वो कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। और वहां पर जो ट्रांसफर है वो कैसा होता है इफेक्टिव ट्रांसफर होता है, जो स्टेबल न्यूक्लियस होते हैं। लेकिन जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं, अनस्टेबल न्यूक्लियस, वहां पर ये जो पाई मैसॉन पार्टिकल का ट्रांसफर है वो इक्विलिब्रियम नहीं होता, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है ना। वो क्या होता है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, किसमें प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन, वो क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, वहां पर वो फिक्स नहीं होता, ठीक है ना। और वहां पर जो ट्रांसफर है वो इफेक्टिव नहीं होता, ठीक है ना। तो यहां पर जो स्टेबिलिटी है, जो अनस्टेबल, इनके द्वारा जो अनस्टेबल रहते हैं वहां पर क्या नहीं होता, वहां पर ट्रांसफर इक्विलिब्रियम नहीं होता, वहां पर वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ट्रांसफर, ठीक है। और हम क्या देखते हैं यहां पर इफेक्टिव ट्रांसफर नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम यहां पर पार्टिकल ट्रांसफर के थ्रू देखें तो ये अनस्टेबल है। तो ये आखिरकार ये न्यूक्लियस अपनी स्टेबिलिटी को कैसे इंक्रीज करते हैं, तो वो अलग मेथड होता है जिस मेथड से ये अपनी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है ना। तो हम यहां पर क्या देखते हैं कि यहां पर ये जो क्या करते हैं भाई, ये जो न्यूक्लियस होते हैं प्रोटॉन से न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन इक्विलिब्रियम होगा और इफेक्टिव ट्रांसफर होगा, तो वो न्यूक्लियस स्टेबल होंगे। लेकिन अनस्टेबल न्यूक्लियस में
जो ट्रांसफर है वो इक्विलिब्रियम नहीं होता और वहां पर इफेक्टिव ट्रांसफर नहीं होता। तो वहां पर हम क्या देखते हैं, वो अदर प्रोसेस से अपनी स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। वहां पर हम अदर प्रोसेस होता है कोई जिससे वो अपनी स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। ओके, तो इस चीज को भी आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम क्या देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को ही रिप्रेजेंट करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को ही देखेंगे। हम यहाँ पर क्या देखेंगे भाई, हम रेशो देखेंगे। कैसे हम कंपेयर करेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रेशो को, हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रेशो को कैसे चेक करते हैं, ठीक है ना। हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रेशो को कैसे पता करते हैं भाई, ठीक है ना। ये लिख लीजिए यहां पर, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस में स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस तो उसके बाद हम यहां पर क्या देखते हैं, यहां पर जो हमारा स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस है, उस स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस में हम क्या देखते हैं, हम कंपेयर करते हैं रेशो ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। हाउ टू कंपेयर द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रेशो। आखिरकार हम ये चीज चेक करेंगे कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशो क्या होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशो स्टेबल और अनस्टेबल न्यूक्लियस में क्या रहता होगा। अब हम ये चीज चेक करेंगे। तो एक स्टेबल न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशो क्या होता है, और जो अनस्टेबल होता है उसमें क्या होता है। तो इस चीज को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ से। हम क्या करते हैं, हम इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं जनरली किस चीज से, एक ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो ग्राफ देखिएगा क्या है, ये क्या होता है, न्यूट्रॉन वर्सेस प्रोटॉन का एक ग्राफ होता है। ये ग्राफ जो है न्यूट्रॉन वर्सेस प्रोटॉन का होता है, जिसमें जो स्टेबिलिटी को ही बताता है जनरली। यहां पर हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के रेशो को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। किस चीज के, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के रेशो को। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशो स्टेबल न्यूक्लियस में क्या रहा होगा, अनस्टेबल में क्या रहा होगा, ये देखते हैं हम, ठीक है ना। तो देखिए ये ओरिजिन है, ठीक है ना, ये देखिए ध्यान से देखिएगा, सीधी लाइन जा रही है। एक मिनट रुकिएगा, इस रफ कर दीजिए इसको, ठीक है ना। ओके, तो यहां पर धीरे धीरे क्या होगा, यहां से देखिएगा, यहां से ये लाइन ऊपर की तरफ चली जाएगी, ये देखिए। ओके, तो हमको यहां पर क्या देखने को मिल रहा है भाई, जो हमारी ये वाली लाइन है ना, जो हमारी ये वाली जो लाइन है, ये तो किस चीज की, स्टेबल न्यूक्लियस की, स्टेबल न्यूक्लियस की। ये वाली जो लाइन है ये किस चीज की है भाई, स्टेबल न्यूक्लियस की है, स्टेबल न्यूक्लियस लाइन, ये स्टेबल न्यूक्लियस की लाइन है। और ये वाली जो लाइन है किस चीज की है, अनस्टेबल न्यूक्लियस लाइन की, अनस्टेबल न्यूक्लियस की लाइन है, अनस्टेबल न्यूक्लियस लाइन। ये जो लाइन है ये किसकी है, अनस्टेबल न्यूक्लियस की लाइन है, ठीक है ना। ओके, इट मींस इसका मतलब क्या है, मैं आपको बता देता हूं। तो जो स्टेबल न्यूक्लियस होता है, जो स्टेबल न्यूक्लियस, उसका जो प्रोटॉन का रेशो होता है, न्यूट्रॉन अपन प्रोटॉन का जो रेशो होता है वो कितना होता है, 1 से लेके 1.6 तक होता है। और अगर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन का रेशो अगर 1.6 रेशो से हाई होता है, इंक्रीज होता है, या फिर क्या होता है, 1 से डिक्रीज होता है, तो हमारी जो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस होती है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। यहां पर क्या होगा, यहां पर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन का जो रेशो है 1 होगा, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, 1 से 1.6 तक चली जा सकती है, 1 से 1.6 तक ही जाएगी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की वैल्यू, अगर स्टेबल न्यूक्लियस है तो, ठीक है ना। अगर अनस्टेबल है तो या तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन की जो रेशो की वैल्यू है वो 1.6 से हाई होगी, या फिर 1 से कम होगी, तो वो क्या होगी, अनस्टेबल न्यूक्लियस में आएंगे, वो क्या होंगे, अनस्टेबल न्यूक्लियस में आएंगे, ठीक है ना। तो आप इस चीज को भी अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए। तो अगर हम एग्जांपल के साथ बताएं कि 1.6 वैल्यू किसकी होती है, तो मैं आपको बता देता हूं वो किस चीज की वैल्यू होती है भाई, वो लेड की। जैसे हमारा एक मिनट रुकिए, यूरेनियम की कितनी होती है भाई, 1.6। लिख लीजिए आप सभी स्टूडेंट लिख लीजिए। जो एग्जांपल हमारा जो यूरेनियम होता है ना, यूरेनियम, उसकी जो वैल्यू है कितनी होती है भाई, 1.6 की होती है। अब आप ये मत बोलिए यूरेनियम के कैसे सर, लेड की होगी। तो मैं बता देता हूँ, लेड क्या होता है, रेडियो एक्टिव डीके करता है, फिर लेड में चेंज होता है। यूरेनियम क्या करता है, यूरेनियम चेंज होता है किस चीज में, लेड में,
ठीक है ना, रेडियो एक्टिव डीके करके, थोड़ी सी रेडिएशन रिलीज करके, ठीक है ना, तो हम यूरेनियम को बोल सकते हैं, ठीक है ना, हम यूरेनियम को बोल सकते हैं कि यूरेनियम ही क्या हो रहा है, वो थोड़ी सी रेडियो एक्टिव डीके करके लेड 208 और 82 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यूरेनियम की वैल्यू क्या होती है, 1.6 तक होती है। तो ये क्या है, इसका जो न्यूट्रॉन अपन प्रोटॉन का रेशो है वो कितना होता है, न्यूट्रॉन अपन प्रोटॉन का रेशो 1.6 होता है। कितना होता है भाई, यूरेनियम का जो न्यूट्रॉन अपन प्रोटॉन का जो रेशो है वो 1.6 होता है। जो हमारा यूरेनियम का जो न्यूट्रॉन अपन प्रोटॉन है क्या होता है भाई, जो हमारा यूरेनियम का क्या होता है भाई, जो हमारा क्या है यूरेनियम का कितना भाई, यूरेनियम का न्यूट्रॉन अपन प्रोटॉन जो रेशो होता है वो कितना होता है, 1.6 है। तो है, ठीक है, आप इस चीज को भी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। जो हमारा यूरेनियम है उसका जो न्यूट्रॉन अपन प्रोटॉन का जो रेशो है वो कितना होता है, वो 1.6 होता है, ठीक है ना। तो आप इस चीज को भी अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए। ओके, ठीक है भाई। यहां पर जो न्यूट्रॉन अपन प्रोटॉन की जो रेशो की, न्यूट्रॉन अपन प्रोटॉन का जो रेशो है, यहाँ पर न्यूट्रॉन अपन प्रोटॉन का जो रेशो है वो कितना होता है यूरेनियम का, 1.6 होता है। तो यहाँ पर स्टेबल होगा ये, ठीक है ना। तो इस चीज को भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो अब यहाँ पर हम क्या बताएंगे, अगर हमारा यहाँ पर न्यूट्रॉन अपन प्रोटॉन की जो वैल्यू है, न्यूट्रॉन अपन प्रोटॉन रेशो की जो वैल्यू है वो क्या है भाई, वो क्या है, वो 1.6 से हाई है, तो वो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, वो 1.6 पे आने के लिए क्या करेगा, वो अपनी एक रेडिएशन को रिलीज करेगा। वो क्या करेगा, रेडियो एक्टिव डीके करेगा, ठीक है ना। वो क्या करेगा, गामा रेडिएशन को रिलीज करके क्या करके, इमिट करके, वो क्या करेगा, इमिशन करके क्या करेगा भाई, वो 1.6 पे आएगा, ठीक है ना। और अगर न्यूट्रॉन अपन प्रोटॉन रेशो की वैल्यू 1 से कम है तो वो क्या करेगा, वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, वो क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन डीके शो करेगा, जिससे फिर वो 1 पे आके स्टेबल न्यूक्लियस की फॉर्म में चेंज होगा, ठीक है ना, स्टेबिलिटी अपनी इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर न्यूट्रॉन अपन प्रोटॉन का रेशो 1.6 से हाई है तो वो इमिशन करता है, ठीक है ना, और 1 से कम है तो वो गेनिंग करता है, एब्जॉर्प्शन डीके करता है, जिससे वो स्टेबल न्यूक्लियस की ओर मतलब कि अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है ना। तो इस चीज को भी आप जल्दी से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। ओके, अब हम बात करेंगे किस चीज की भाई, न्यूट्रॉन नंबर की। अब हम बात करेंगे किस चीज की, अब हम किस चीज की बात करेंगे भाई, न्यूट्रॉन के नंबर की। आखिरकार हमारे जो न्यूट्रॉन होते हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर जो हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर आखिरकार न्यूट्रॉन की संख्या इंक्रीज करने से उनकी स्टेबिलिटी क्यों इंक्रीज हो जाती है। तो आप लिख लीजिए इस पॉइंट को आप लिख लीजिए। इस पॉइंट को आप क्या करिए, आप थर्ड नंबर पॉइंट डाल लीजिए, थर्ड डालिए या फिर फोर्थ डाल लीजिए, थर्ड तो इसके पीछे वाला था, फोर्थ नंबर पे डाल लीजिए। ये पॉइंट क्या डाल लीजिए, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के लिए डाल लीजिए आप, ये फोर्थ नंबर का पॉइंट है। थर्ड क्या हो गया भाई, थर्ड हमारा न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का रेशो हो गया, न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन के रेशो वाला पॉइंट हो गया। आखिरकार न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का जो रेशो है वो क्यों और कैसे इफेक्ट डालता है स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस पर, तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। ओके, एब्जॉर्प्शन कब होगा, इमिशन कब होगा, ये भी आपको बता दिया। उसके बाद हम क्या देखते हैं फोर्थ पॉइंट में, when increase the number of neutron with nucleus then increase the stability of nucleus. When increase the number of neutron with increase the stability with increase the stability of nucleus। क्या होगा, जब हम यहां पर क्या करते हैं, सुनिएगा ध्यान से, जब हम यहां पर क्या करते हैं भाई, इंक्रीज करते हैं, क्या यहां पर हम क्या करते हैं, when increase the number of neutron with increase the stability of nucleus, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। तो इस चीज को आप लिख लीजिए। अब बात आती है आखिरकार न्यूट्रॉन का नंबर ही इंक्रीज होने से स्टेबिलिटी इंक्रीज क्यों होती है, प्रोटॉन का नंबर इंक्रीज होने से क्यों नहीं होती, ये बात भी आएगा, ये क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, यहां पर हमने क्या देखा, प्रोटॉन का नंबर जो था कितना था, 10 था, और न्यूट्रॉन का नंबर कितना था, 20 था, ठीक है ना, कितना था भाई, 20 था। तो इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा, आप एक मिनट रुकिए गाइस। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, भाई, यहां पर क्या होता है,
जब हमारा प्रोटॉन की संख्या डिक्रीज हुई और न्यूट्रॉन की संख्या इंक्रीज हुई तो हमारी स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस थी जो वो इंक्रीज होगी। रीजन, अगर आपको रीजन बताऊं मैं तो वो रीजन क्या होता है, वो रीजन आप सुन लीजिए, आगे भी आपका यह एक्सप्लेन होगा, कंप्लीट एक्सप्लेन होगा, बता देता हूं लेकिन आपको कि यहां पर जब क्या होता है, जब प्रोटॉन से प्रोटॉन के बीच में किस चीज का ट्रांसफर होता है, अगर प्रोटॉन से प्रोटॉन के बीच में ट्रांसफर पूछें तो पाई पॉजिटिव का होता है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो प्रोटॉन से प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन जो होता है वो हाई होता है। प्रोटॉन से प्रोटॉन के बीच में जो रिपल्सन होता है वो हाई होता है, लेकिन न्यूट्रॉन से न्यूट्रॉन के बीच में जब ट्रांसफर होता है वो क्या होता है, वो कम रिपल्सन होता है, वो लेस रिपल्ड होता है, ठीक है ना, जिसके कारण हमारा न्यूट्रॉन की संख्या इंक्रीज होने पर रिपल्सन जो होगा वो कम आएगा और बाइंडिंग जो है वो ज्यादा होगी, जिसके कारण इंटरेक्शन ज्यादा होगा और स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस हाई होगी, ठीक है ना। तो समझ गए ना, तो प्रोटॉन की संख्या जितनी कम होगी रिपल्सन कम होगा, न्यूक्लियस के अंदर रिपल्सन कम होगा तो वो अच्छे से बाइंड रहेंगे, इंटरेक्ट रहेंगे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है ना, समझ रहे हो ना आप, वहां पर बाइंडिंग हाई होगी, बाइंडिंग एनर्जी हाई होगी, और न्यूट्रॉन जितना ज्यादा इंक्रीज होगा तो वहां पर क्या होगा, भाई वहां पर इंटरेक्शन हाई होगा, बाइंडिंग हाई होगी, वहां पर लेस रिपल्सन होगा, जिसके कारण इंक्रीज होगी क्या, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, जिसके कारण क्या होगा, इंक्रीज ही होगा, ठीक है ना। ओके, तो आप इस चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो आप बता सकते हो ना, ये क्या है, एक प्रकार से न्यूट्रल स्पीसीज, न्यूट्रॉन इज ए न्यूट्रल स्पीसीज, न्यूट्रल, ठीक है ना। ये क्या है, चार्ज्ड स्पीसीज, ठीक है ना। प्रोटॉन इज ए चार्ज्ड स्पीसीज, न्यूट्रॉन इज ए न्यूट्रल स्पीसीज। तो आप सभी को पता है न्यूट्रल स्पीसीज के बीच में रिपल्सन ज्यादा होगा या चार्ज स्पीसीज के बीच में, तो चार्ज स्पीसीज के बीच में रिपल्सन ज्यादा होता है, तो प्रोटॉन की संख्या अगर हाई कर दूंगा तो रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा चार्ज स्पीसीज के बीच में, लेकिन न्यूट्रॉन की ज्यादा करूंगा तो रिपल्सन नहीं होगा, ठीक है ना, ये पता रखिए, क्योंकि यहां पर चार्ज स्पीसीज नहीं है, न्यूट्रॉन इज ए न्यूट्रल स्पीसीज, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ट्रांसफर जो है पाई जीरो न्यूट्रल स्पीसीज का होगा, जिसके कारण यहां पर रिपल्सन ज्यादा नहीं होगा और इंक्रीज होगी क्या, स्टेबिलिटी। ओके, तो इस चीज को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब हम यहां पर क्या करने वाले हैं भाई, 1 मिनट रुकिएगा गाइस, 1 मिनट रुकिएगा, बस यही है जो मैंने आपको अभी बताया, न्यूक्लियर मोड ऑफ डीके न्यूक्लियस, मोड ऑफ डीके न्यूक्लियस। अब हम यहां पर क्या करेंगे भाई, मोड ऑफ डीके न्यूक्लियस। तो जनरली यहां पर हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के ही बारे में जैसे कि व्हाट इज द न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर हमने क्या स्टडी किया, उस चीज को मोड ऑफ डीके न्यूक्लियस, मोड ऑफ डीके न्यूक्लियस, कौन से मोड में मतलब डीके होता है, किस मोड में मतलब डीके होते हैं यहां पर, अब हम स्टडी करना स्टार्ट करेंगे, जैसे इमिशन डीके, एब्जॉर्प्शन डीके, ठीक है ना, ये चीजें स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो आप लिख लीजिए, वैसे चाहे आप लिख सकते हो मोड्स ऑफ डीके न्यूक्लियस। ठीक है ना। तो हम क्या देखेंगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो हम जनरली क्या स्टडी कर रहे हैं भाई, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर हमने जनरली क्या स्टडी किया, न्यूक्लियस के बारे में स्टडी किया हमने, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में जनरली क्या किया है, स्टेबिलिटी चेक किया, ठीक है ना। ओके, ठीक है ना, हमने यहां पर क्या किया है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर जनरली क्या देखा, हम मोड्स ऑफ डीके न्यूक्लियस को स्टडी करेंगे ना, तो हम यहां पर यही चीज देखेंगे, व्हाट इज द न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अपने न्यूक्लियर केमिस्ट्री को क्या देखा कि न्यूक्लियस में स्टेबिलिटी कब इंक्रीज होगी। अब भाई हम यहां पर न्यूक्लियर केमिस्ट्री में न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं, ओनली न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, तो यहां पर न्यूट्रॉन प्रोटॉन की इंटरेक्शन, बाइंडिंग एनर्जी, ट्रांसफर, ठीक है ना, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में ट्रांसफर होगा तो कैसा होगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में होगा तो वो कैसा होगा, ये चीजें हमने स्टडी की, ठीक है ना। तो हम यहां पर देख सकते हैं मोड्स ऑफ डीके न्यूक्लियस में हमने क्या देखा भाई, जनरली न्यूक्लियर केमिस्ट्री, व्हाट इज द न्यूक्लियर केमिस्ट्री, क्या होती है भाई, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में बताइए। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, यहां पर एक न्यूक्लियस होता है जिसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर हमारा न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है भाई, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। तो अगर हमारा प्रोटॉन प्रोटॉन हो, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में क्या होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में क्या होता है भाई, रिपल्सन होता है, रिपल्सन। तो प्रोटॉन प्रोटॉन का रिपल्सन जो है वो क्या करता है, स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को। लेकिन यहां पर अगर कैसा हो, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन हो या फिर न्यूट्रॉन से न्यूट्रॉन हो, तो वो क्या करते हैं, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। तो यहां पर प्रोटॉन से न्यूट्रॉन, जनरली प्रोटॉन से न्यूट्रॉन होगा तो वो कैसा होगा ट्रांसफर, यहां पर एक स्पेशल टाइप ऑफ क्या होगा, स्पेशल टाइप ऑफ पार्टिकल का ट्रांसफर होगा। वो क्या होता है भाई, स्पेशल टाइप ऑफ पार्टिकल पाई मेसोन पार्टिकल होता है। वो जो स्पेशल टाइप ऑफ पार्टिकल होता है वो क्या होता है, पाई मेसोन पार्टिकल,
वो जो स्पेशल टाइप ऑफ पार्टिकल होता है वो क्या होता है, पाई मेसोन पार्टिकल होता है, जिसका यहाँ पर ट्रांसफर होता है, ठीक है ना, जिस पार्टिकल का यहाँ पर क्या होता है, ट्रांसफर होता है, जिसके कारण यहाँ पर स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर प्रोटॉन प्रोटॉन जनरली रिपल्सन क्या करता है, डिक्रीज करता है स्टेबिलिटी को, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन इंक्रीज करता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन इंक्रीज करता है, ठीक है ना, स्टेबिलिटी को। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर स्पेशल टाइप ऑफ पार्टिकल का जो इंट्रैक्शन हो रहा है, जो ट्रांसफर हो रहा है, वहां पर रिपल्सन फॉर्म नहीं हो रहा, वहां पर ट्रांसफर हो रहा है इजिली, वहां पर इंट्रैक्शन हो रहा है इजिली, वहां पर बाइंडिंग हो रही है इजिली, ठीक है ना। तो इस चीज को आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर हम क्या देखते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री की जो स्टेबिलिटी थी, जो हमारी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी थी, उसको हमने अदर पॉइंट्स में और ज्यादा स्टडी किया, ठीक है ना, और आगे की और हमने और स्टडी किया, उसको अदर पॉइंट्स स्टडी किए। तो हमने सारे पॉइंट क्या स्टडी किए, सबसे पहले तो हम इसके अंदर ब्रीफ में देख लेंगे, ठीक है ना। हमने क्या देखा भाई, देखिए हमने इतना देख लिया न्यूक्लियर केमिस्ट्री की स्टेबिलिटी कैसे कैसे इंक्रीज हो। सबसे पहले इवन एटॉमिक नंबर, ठीक है ना, उसके बाद हमने इवन एटॉमिक नंबर वाला देखा। फिर हमने क्या देखा भाई, इवन एटॉमिक नंबर के बाद, इवन एटॉमिक नंबर के बाद जो हमारा पॉइंट क्या था, याद कीजिए भाई, पेयरिंग ऑफ न्यूक्लियस था ना, पेयरिंग ऑफ न्यूक्लियस। पेयरिंग ऑफ न्यूक्लियस के बाद न्यूट्रॉन अपन प्रोटॉन का रेशो था, जो कि रेशो जो मैं बता रही थी, ठीक है ना, इमिशन और अब्जॉर्प्शन डी के भी जहां पर हमने चेक किया। उसके बाद हमने न्यूट्रॉन का नंबर इंक्रीज करने पर क्या देखा, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, न्यूट्रॉन का नंबर इंक्रीज करने पर स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ये चीज भी हमने चेक यहां पर कर ली, ठीक है ना, ओके। उसके बाद न्यूक्लियर केमिस्ट्री के मोड्स ऑफ डी के न्यूक्लियस चेक कर लिया, ठीक है ना। तो अब हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे, ठीक है ना, अदर पॉइंट्स जिनने हमने क्या किया, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी की मतलब और ज्यादा स्टडी की, ठीक है ना। अब इनको हम एक पॉइंट्स में लिख लीजिए, न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियस स्टेबिलिटी को जो हमने और आगे की ओर जो स्टडी किया, ठीक है ना, वो क्या किया भाई, वो पॉइंट्स में लिख लिए, वो आप सभी पॉइंट्स में लिख लीजिए भाई, वो आप सभी पॉइंट्स में लिखिएगा। और वो हमने क्या किया, नोट कर लीजिए वो पॉइंट सभी के सभी, इन सभी पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लीजिए। वो पॉइंट क्या थे, वो पॉइंट क्या थे भाई, वो पॉइंट क्या थे, जो हमारा इवन नंबर ऑफ जो यूरेनियम होता है और जो लेड होता है, उसमें लेड ज्यादा स्टेबल होता है देन यूरेनियम। इवन नंबर न्यूक्लियस में, इवन नंबर ऑफ न्यूक्लियस में जो हमारा यूरेनियम जो लेड हमारा 208 82 और यूरेनियम 208 82, इन दोनों में क्या है, इवन नंबर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। लेकिन ज्यादा स्टेबल कौन होता है, ये, क्योंकि ये भाई हाईली अनस्टेबल, बिकॉज ये ज्यादा रेज को रिलीज कर रहा होता है, इसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। जब तो बोलते हैं भाई यूरेनियम की रिएक्शन जब हम लगा देते हैं तो इतनी फास्टली रिएक्ट करता है, इतनी फास्टली ये भाई जल्दी से अपने ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है, और जितने भी इसके पार्टिकल ब्रेक होते हैं फिर वो भी आपस में ब्रेक होते हैं। तो आपने देखा होगा ना, जैसे ये एक यूरेनियम है तो ये ब्रेक होगा 2 में, ठीक है ना, 2 में, इसकी और ये 2 हो गए, ये ऐसे 2 होते जाएंगे, मतलब इस टाइप से ये चेन में ब्रेक होता जाता है इस टाइप से। और ये इतनी फास्टली रिएक्शन होती है, इतनी फास्टली कि भाई बस तबाह कर देता है सब कुछ यूरेनियम, ठीक है ना। आप सभी ने ये रिएक्शन तो देखी होगी, एटॉमिक वार तो देखा होगा, हिरोशिमा वाला, ठीक है ना, ओके, जापान में जो हुआ था वो देख लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा एक बार कैसी हुई थी, ठीक है ना, एटॉमिक बम की, ओके, देख लीजिएगा। और यूरेनियम की भी आप देख लीजिएगा रिएक्शन कितनी फास्ट होती है, ओके, ठीक है ना भाई। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, जनरली जो इवन नंबर ऑफ जो न्यूक्लियस है उसमें जो लेड 208 और 82 है वो ज्यादा स्टेबल होता है देन यूरेनियम 208 और 82 से, ठीक है ना। इस चीज को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये जनरली क्या बता रहा है, ये पॉइंट हमें बता रहा है जो इवन नंबर ऑफ, ये क्या बता रहा है भाई, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से इस चीज को आप देख लीजिए। यहां पर हमें क्या पता लगता है कि जो इवन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज मोर स्टेबल देन ओड नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है ना। इवन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज मोर स्टेबल देन इवन ओड नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है ना। तो यहां पर दोनों के ही दोनों जनरली क्या है, इवन कंटेन करके रखते हैं, लेकिन फिर भी लेड ज्यादा स्टेबल होता है देन दिस, क्यों, एनर्जी के कारण, क्योंकि इसमें ज्यादा एनर्जी होता है देन इससे, ठीक है ना, ये ज्यादा स्टेबल होता है देन दिस, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा यूरेनियम और लेड में कौन ज्यादा स्टेबल होता है भाई, लेड ज्यादा स्टेबल होता है, जिसके यूरेनियम क्या करता है, रेडियो एक्टिव डीके करके लेड में ही चेंज होता है। तो आप इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहां पर हमने और ज्यादा स्टडी किया जब और ज्यादा, तो उसका सबसे पहला पॉइंट यही है कि इवन नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज मोर स्टेबल देन इवन ओड नंबर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है ना। जैसे कि यूरेनियम और लेड दोनों ही इवन में है, लेकिन लेड इज मोर स्टेबल देन यूरेनियम, ठीक है ना। उसके बाद जनरली हम यहाँ पर क्या देखते हैं भाई, सेकंड पॉइंट में, अगर हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक जगह तो इक्वल नंबर में है, ठीक है ना, एक न्यूक्लियॉन्स के अंदर
न्यूक्लियॉन्स के अंदर क्या है, न्यूट्रॉन कितने हैं भाई 5, प्रोटॉन भी कितने हैं 5, ठीक है ना। एक तो ये हो गया, और जो हमारा सेकंड है उसके अंदर, उस न्यूक्लियॉन्स के अंदर क्या है, उस न्यूक्लियॉन्स के अंदर सेकंड वाला जो न्यूक्लियॉन्स है, उस न्यूक्लियॉन्स के अंदर हम क्या देखते हैं, सेकंड जो न्यूक्लियॉन्स है भाई, सेकंड नंबर पे जो न्यूक्लियॉन्स, उसके अंदर क्या देखते हैं हम, देखिएगा ध्यान से, देख लीजिए ध्यान से, अच्छे से देख लीजिए। सेकंड नंबर पे जो न्यूक्लियॉन्स है भाई, उसके अंदर हम जनरली क्या देखते हैं, इसके अंदर हम क्या देखते हैं, यहां पर जो न्यूट्रॉन है वो तो है 8 और जो प्रोटॉन है वो है 2। तो अब आप सभी को पता है कि इसमें स्टेबल कौन होगा, स्टेबल कौन होगा भाई, बी ज्यादा स्टेबल होगा देन ए से। रीजन क्या होता है, रीजन क्या होता है भाई ज्यादा स्टेबल होने का, ज्यादा स्टेबल होने का रीजन क्या है, बिकॉज बी में न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा है देन प्रोटॉन से, ठीक है ना, इसी कारण, ठीक है ना, क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या जिसमें ज्यादा होगी वो स्टेबिलिटी को और ज्यादा इंक्रीज करेगा, किसकी, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। तो हम यहां पर क्या देखते हैं भाई, यहां पर हम क्या देखते हैं कि भाई यहां पर हमने क्या देखा, ए में और बी में दो न्यूक्लियॉन्स हैं हमारे पास क्या है, दो न्यूक्लियॉन्स है ए एंड बी। तो दोनों ही न्यूक्लियॉन्स बोल दीजिए, या फिर आप अब बोलिए दोनों ही न्यूक्लियस। यहां पर हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस, इसको आप लिख लीजिए भाई न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ए, न्यूक्लियस बी, न्यूक्लियस ए और न्यूक्लियस बी, न्यूक्लियस ए और न्यूक्लियस बी। तो यहां पर आप लिख लीजिए, जो यहां पर न्यूक्लियस ए और न्यूक्लियस बी है, दोनों का जो वेट है वो इक्वल है। न्यूक्लियस ए एंड न्यूक्लियस बी बोथ शोविंग द सिमिलर वेट, बट हाउ टू डिफरेंट। तो यहां पर किस चीज का डिफरेंस है भाई, यहां पर न्यूट्रॉन का डिफरेंस है। फर्स्ट वाले में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या सेम है, लेकिन सेकंड वाले में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या में चेंज है। यहां पर न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो ज्यादा है, यहां पर न्यूट्रॉन नंबर जो है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, ज्यादा है बी वाले में, ठीक है ना। इसी कारण यहां पर क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस बी इज मोर देन स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस ए, ठीक है ना। यहां पर न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा होने के कारण, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस का वेट बिल्कुल सेम है, लेकिन यहां पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या में डिफरेंट है ए और बी में। इसी कारण हम क्या देखते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या बी में ज्यादा है तो बी वाला ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। और रीजन आपको पता ही है, प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन हाई होता है, लेकिन न्यूट्रॉन के बीच में रिपल्सन कम होता है, जिसके कारण जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा देन प्रोटॉन वाली संख्या से, ठीक है ना। ओके, तो इस चीज को भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम जनरली क्या कहते हैं, बेल्ट। हम एक बेल्ट स्ट्रक्चर को देखिएगा, अभी दिखाते हैं हम आपको, ठीक है ना। हम अब क्या देखेंगे, बेल्ट ऑफ स्टेबिलिटी ग्राफ, ठीक है ना। हम अब यहां पर क्या देखेंगे, बेल्ट ऑफ द स्टेबिलिटी ग्राफ। बेल्ट ऑफ द स्टेबिलिटी ग्राफ को हम यहां पर स्टडी करते हैं, ठीक है ना। एक मिनट रुकिएगा, इस चौक निकाल लेते हैं हम, डिफरेंट कलर के कुछ चौक हैं, जरूरत होगी अब हमें चौक की, ठीक है ना। तो देखिए कितने हो गए, हाँ ठीक है। तो अब लिख लीजिए आप, एक मिनट के टाइम देख लेते हैं, एक मिनट। वैसे तो देखिए टाइम हो चुका है, लेकिन हम ग्राफ तो बना ही देते हैं। बेल्ट स्टेबिलिटी ऑफ ग्राफ, बेल्ट स्टेबिलिटी ऑफ ग्राफ, बेल्ट स्टेबिलिटी ऑफ ग्राफ। बेल्ट स्टेबिलिटी ऑफ ग्राफ। तो हम यहां पर जो बेल्ट स्टेबिलिटी ऑफ ग्राफ होती है उसके अंदर क्या चीज देखते हैं, अब हम आपको यही चीज यहां पर डिस्कस कराएंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहां पर हम बेल्ट स्टेबिलिटी ऑफ ग्राफ को ही देखते हैं। तो देखिएगा, जो यहां पर बेल्ट स्टेबिलिटी ऑफ ग्राफ है वो कितने से कितना बनता है भाई, कितने से कितना बनता है वो यहां पर लिख लीजिएगा आप। यहां पर वो मैक्सिमम न्यूट्रॉन का नंबर जो है वो तो 182 चला जाता है, लेकिन आप लिख लीजिएगा यहां पर 82 तक ही जाएगा। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो नंबर है वो 82 तक ही जाता है, इससे ज्यादा नहीं जाता, ठीक है ना। तो वो ग्राफ बना लीजिए आप, ठीक है ना। यहां पर जनरली क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यहां पर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। यहां पर क्या होता है भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, लिख लीजिए, लिख लीजिए 6
28, एक मिनट रुकिएगा, इस देख लेते हैं हमारा 614, यहाँ पर आप लिख लीजिए, 6, 14, 20, 28 और ये आप लिख लीजिए 50 और ये क्या होता है 50 के बाद ये 82, यहाँ पर होते हैं न्यूट्रॉन। 6, 14, 20, 28 और ये 50, 82, ठीक है ना। इस ग्राफ को कर लीजिए। तो यहाँ पर ग्राफ किस टाइप से बनता है देखिए, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये लिख लीजिए, आप सभी स्टूडेंट कर लीजिए इसको, ठीक है ना। इसको बना लीजिए, आप इस लाइन को लिख लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं जनरली, पहले तो हम यहाँ पर आपको बना देते हैं, यहाँ पर एक लाइन बना देते हैं, देखिएगा ये लाइन देख लीजिए आप। यहाँ पर क्या होता है ये देखिए, मैं कर देता हूँ, इस चीज को देख लीजिए आप। ये देख लीजिए, तो देखिए यहां पर ये 2 लाइन आपको सभी को दिखाई दे रही होंगी। ये जनरली क्या है, ये बेल्ट स्टेबिलिटी ऑफ ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, बेल्ट स्टेबिलिटी ऑफ ग्राफ, ठीक है ना। ये एक बेल्ट है, जो कि स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को जनरली रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। ये एक बेल्ट है जनरली जो कि स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, हम यहाँ पर जनरली मोड ऑफ डीके को ही तो देखेंगे ना। हम जनरली अब किस चीज को स्टडी कर रहे हैं, मोड ऑफ डीके को। तो किस टाइप का मोड होगा डीके का, मतलब कि किस टाइप, अब्जॉर्प्शन डीके, अब इमिशन डीके, ठीक है ना, इन चीजों को स्टडी करना है। तो यहाँ पर देखिए, मैं बता देता हूं, यहाँ पर जो मेरा ये बीच वाली लाइन है ना, बीच वाली लाइन, वो उसका जो न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का जो रेशो है वो बिल्कुल स्टेबल वाला है। कितना, यहाँ पर जो न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का रेशो है वो कितना होता है, 1 से 1.6 तक होता है। जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन वो क्या शो कर रही है कि हमारा जो रेशो है न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन, ये वाली जो ऊपर वाली लाइन है, ये जो ऊपर वाली लाइन है वो शो कर रही है जहां पर न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का रेशो क्या है, वो हाई है 1.6 से। और जो येलो लाइन है, जो व्हाइट लाइन से नीचे वाली लाइन है, ये जो येलो लाइन, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि यहां पर जो हमारा न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का रेशियो वो क्या है, कम है किस चीज से, 1 से, ठीक है ना। वो क्या है, कम है 1 से, ठीक है ना। तो हम अब आपको बेल्ट स्टेबिलिटी ऑफ ग्राफ को नेक्स्ट लेक्चर में डिफाइन करेंगे। अभी के लिए इतना ही काफी। तो नेक्स्ट लेक्चर में आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में छोटा ही बनाऊंगा, उसके बाद हम डायरेक्ट मतलब नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, इमिशन से स्टार्ट कर देंगे, जो आपको मैंने बताया था, इमिशन, एब्जॉर्प्शन और आपका 3 टॉपिक बताए थे ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको। एक तो इमिशन था और एक एब्जॉर्प्शन जो क्या था, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा। तो यहां पर क्या देखा हमने, एक इमिशन देखा था, एक रेडियो एक्टिविटी के, एक इमिशन, एक रेडियो एक्टिविटी के, और एक हमारा जनरली बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है ना, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है ना, बाइंडिंग एनर्जी, रेडियो एक्टिविटी के और इमिशन डीके को हम इनको स्टडी करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी बेल्ट स्टेबिलिटी ऑफ ग्राफ और उसके आगे थोड़ा सा और करेंगे, फिर हम इस इमिशन को स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए इतना ही काफी, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, बाय।